Hello CLAT aspirants, I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and today I'm gonna solve the most hyped question जो अभी students मेरे से constantly पूछते आ रहे हैं कि मैम last 60 days बचे हैं, अब कैसे preparation strategy रहेगी for the upcoming CLAT examination। देखो आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना वो इस पे डिपेंड करेगी कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है, राइट? आपने कितना सिलेबस कवर किया है, आपने कितने मॉक्स दिए हैं। हाउएवर कीपिंग दैट असाइड, मैंने आपकी एक इन जनरल स्ट्रैटेजी बनाई है जो आप नेक्स्ट 60 डेज में फॉलो कर सकते हो, एंड फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विल गिव यू अ अपर एज ओवर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट गोना फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, राइट? सो our strategy that I have decided for you guys, I have divided it in 10 points, right? मैं एक एक पॉइंट को उठाऊंगी एंड मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, अगर मैंने कोई सेक्शन मेंशन किया है वो, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक, सब वाइज टॉपिक के लिए आपको क्या करना है और कैसे अप्रोच करना है, दैट विल डिफाइन कि आप उन 10 पॉइंट्स को फॉलो करके अपने नेक्स्ट 60 डेज में कितनी अच्छे से उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना क्लैट एग्जामिनेशन निकाल सकते हो, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन रिविजन एंड स्ट्रेंथनिंग एरियाज। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने अपना सिलेबस इस पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया है तो अब टाइम आता है आपका रिवीजन का, ठीक है? अगर आपने सिलेबस अपना 60, 70, 80% कर लिया है तो अब आपका टाइम है उस 20% या 30% बचे हुए सिलेबस को जल्द से जल्द फिनिश करने का, एंड देन उसके बाद अप्रोच करने का टू योर रिवीजन पार्ट, राइट? लेकिन अगर अभी तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट मीन्स यू हैव जस्ट कंप्लीटेड 30, 40 और 50% सिलेबस, देन यू आर लैगिंग बिहाइंड। आपको जल्द से जल्द विद इन नेक्स्ट 15 to 20 डेज अपना सिलेबस खत्म करना चाहिए, एंड देन यू शुड मूव फॉरवर्ड टू योर रिवीजन पार्ट, राइट? रिवाइज कोर कॉन्सेप्ट्स, गो ओवर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच सेक्शन। हर सेक्शन के अपने फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो आपको पता है कि ये क्वेश्चंस और ये सेक्शंस में इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। जैसे सपोजिटली अगर मैं बात करूं लीगल रीजनिंग की, तो कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ, ये 4 ऐसे सब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस और पैसेजेस आने ही आने वाले हैं, राइट? तो वो अब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए लीगल रीजनिंग में रिवाइज करने की। वैसे ही वो बोल रहे हैं कि आपको हर सेक्शन के फंडामेंटल टॉपिक्स को रिवाइज करना है। लीगल, लॉजिकल इंग्लिश, जीके एंड कॉन्ट्स। जीके में आप क्या रिवाइज करोगे? जीके में आप अपना सब कुछ रिवाइज करोगे फ्रॉम जनवरी टिल नवंबर। अभी नवंबर के करंट अफेयर्स, अक्टूबर के करंट अफेयर्स होने बाकी हैं, बट अगर आप अपने जनवरी से लेके सितंबर तक के करंट अफेयर्स टिप टू टो कर लेते हो, देन आपको अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू रिवाइज योर कोर कॉन्सेप्ट्स, राइट? प्रायोरिटाइज वीक एरियाज। अब जैसे ही आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन आपको यह भी पता होगा कि आप कहाँ कौन सी सब्जेक्ट में वीक हो, राइट? अब जैसे मुझे बहुत स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि उनका लॉजिकल अच्छा नहीं है, किसी का कॉन्ट्स अच्छा नहीं है, तो अब टाइम है कि आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पे ज्यादा फोकस करो, एंड यू शुड प्रायोरिटाइज योर वीक एरियाज सो दैट जो आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स हैं वो तो आप ऑलरेडी कवर कर ही रहे हो, साथ ही साथ अगर आपके कोई वीक एरियाज हैं, अगर आप उनको अभी से ठीक कर लोगे, लाइक विद इन कमिंग नेक्स्ट टू 10-15 डेज, तो आपका पूरा सिलेबस आपका एक स्ट्रेंथ बन जाएगा, एंड देन you will not have to face problem in any of the sections, right? So this was your second point in this particular section. Polish strong areas. अब हम पॉलिश क्या करते हैं? अगर हमारे पास कोई सामान है, अगर वो थोड़ा सा गंदा हो गया है, या फिर अगर उस सामान को थोड़ी सी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, तो हम जैसे शू पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश करते ही कैसे उस शू पे चमक आ जाती है, राइट? तो वैसे ही आपको आपके मोस्ट स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स के साथ करना है कि अगर आपको लीगल रीजनिंग आपका बहुत स्ट्रांग है, अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो अब आपको उसको सिर्फ पॉलिश करना है। पॉलिश से क्या मतलब है? आपको उसको स्किम थ्रू करना है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि वो स्ट्रेंथ वाला टॉपिक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू पॉलिश योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, राइट? मूविंग फर्दर टू द सेकेंड, मॉक टेस्ट एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो पूरे
मोस्ट टाइम स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये वाला पार्ट होता है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ सिलेबस कंप्लीट कर लिया एंड हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, दैट इज इनफ। जी नहीं, दैट इज नॉट इनफ। आपको सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है अब लास्ट 60 डेज में, दैट इज योर मॉक्स गिविंग। ठीक है, मॉक्स गिविंग में आप क्या करने वाले हो, आपको पता चलेगा कि अगर आप अब से लेके भी 60 डेज तक कॉन्टिन्यूसली मॉक्स दोगे तो आपको हर मॉक के साथ आपकी इंप्रूवमेंट पता चलेगी कि आपने कितना उस मॉक के ऊपर ध्यान देना है और कौन से सेक्शन पे आपको ध्यान देना है। दैट विल टेल यू दैट व्हाट आर योर वीक एरियाज एंड व्हाट आर द एरियाज दैट यू नीड टू फोकस मोर ऑन। ठीक है, डेली ऑन ऑल्टरनेट मॉक टेस्ट या तो आप डेली दो, अगर आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है तो मूव टू गिव डेली मॉक टेस्ट। ठीक है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर देन 50 to 60 मॉक टेस्ट इन द स्पैन ऑफ 2 months। ठीक है, या फिर अगर आप ऑल्टरनेट डे बेसिस पे भी मॉक्स को दोगे तो टेक एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट अ वीक सिम्युलेटिंग एक्चुअल एग्जाम कंडीशंस। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम कंडीशंस 2 to 4 का जो आपका टाइम पीरियड है, 120 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स। मॉक टेस्ट को आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं देना है। मॉक टेस्ट आप एक्चुअल एग्जाम में बैठे हो आपको वैसे देना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं आई एम टेलिंग फ्रॉम दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि बच्चे क्या करते हैं कि हाँ चलो ठीक है 2 घंटे में पेपर पूरा नहीं हुआ, 2 घंटे 10 मिनट में हो गया, मॉक्स में तो ऐसा हुआ है, आगे जाके देख लेंगे ये हो जाएगी चीज़ ठीक। आगे जाके ये चीज़ ठीक नहीं होगी, ये चीज़ बिगड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर 2 घंटे का पेपर है तो आपको 2 घंटे में ही सॉल्व करना है और फिर आपको एनालाइज करना है कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप सॉल्व उस पेपर में नहीं कर पाए। और अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया तो आप कितने क्वेश्चंस को एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर पाए विद इन दैट स्पैन ऑफ 2 hours। राइट, एनालाइज मॉक टेस्ट। ठीक है, आपको उस मॉक टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना है प्रॉपर अच्छे तरीके से कि आपने कितने सेक्शंस में कितना टाइम लिया और कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, आइडेंटिफाइंग रिपीटेटिव मिस्टेक्स, एरियाज वेयर यू आर लूजिंग टाइम। ये वाले कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जिन बेसिस पे आपको अपने मॉक्स को एनालाइज करना है, कितना टाइम लगा, कितनी एक्यूरेसी आई, आइडेंटिफाइंग रिपीटेटिव मिस्टेक्स। आप कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें रिपीटेडली मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे यूजुअली लोग लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि एजम्पशन, स्टेटमेंट्स, कंक्लूजन्स, इन सबको कैसे सॉल्व करना है। राइट, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा गलती और रिपीटेडली गलती हो रही है। ठीक है, वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 घंटे का पेपर है तो 2 ही घंटे में फिनिश करना है। आप अपने आप को ये कन्वीनियंस नहीं दे सकते कि 2 घंटे का पेपर चलो 2 घंटे 10 मिनट में पूरा हो गया, 2 घंटे 5 मिनट में हो गया। एग्जाम के टाइम पर आपको वो एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा 10 मिनट्स नहीं मिलने वाले हैं। आपसे 2 घंटे के बाद पेपर ले लिया जाएगा एंड देन यू विल रिग्रेट कि काश हमने प्रैक्टिस के टाइम पे वो रिजिड 2 घंटे का टाइम रखा होता तो शायद आज हम पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाते। राइट, नाउ द थर्ड वन, अब आते हैं सेक्शन वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। द लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में फोकस ऑन लीगल प्रिंसिपल्स। अब लीगल प्रिंसिपल से क्या मेरा क्या मतलब है, अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, अगर आप क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो या फिर अगर आप टॉर्ट्स पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये देखो कि उनमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, कौन से ऐसे लीगल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि उन लीगल प्रिंसिपल्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है एंड देन यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑन द सिमिलर लीगल प्रिंसिपल्स। राइट, सॉल्व लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, वेरी बेसिक स्ट्रैटेजी कि आप इतने लीगल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, इतने लीगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो कि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा लीगल प्रिंसिपल बचा ही ना हो कि आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में ना पता हो। राइट, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप डेली एटलीस्ट 2 to 3 पैसेजेस आप अपने लीगल के सॉल्व करो, क्योंकि यही सेक्शन है जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला है, एक लीगल और एक यस जीके एंड करंट अफेयर्स। अगर ये 2 सेक्शंस अगर आप कवर कर लेते हो तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पेपर इज
कंप्लीटेड एंड आप एक लेवरेज स्कोर कर लोगे अपार्ट फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने लीगल और जीके पे ध्यान नहीं दिया होगा, राइट? तो ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 2 to 3 पैसेजेस, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व करिए लीगल रीजनिंग के, राइट? करंट लीगल नॉलेज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि करंट लीगल जो नॉलेज है वो आपकी ऑटोमेटिकली रिलेट हो जाएगी जीके एंड करंट अफेयर्स से। अगर कोई नए लीगल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं या कोई भी ऐसा नया एक्ट आया है, जैसे इस बार हमारे जो 3 लॉज जो हमारे इम्प्लीमेंट हुए हैं फ्रॉम 1 जुलाई, तो उनसे भी आपसे ऐसा नहीं है कि आपसे सेक्शन नंबर पूछने लग जाएंगे या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपसे पूछने लग जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर तो पैसेज बेस्ड है ना। लेकिन आपको एक पैसेज के फॉर्म में देके ही नए लॉज में जो पुराने लॉज हैं उन्हीं का एक क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है। इसीलिए आपकी करंट लीगल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस पर्टिकुलर ईयर में लीगली क्या क्या चेंजेस आए हैं, एंड दैट इज वाई यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन करंट लीगल नॉलेज, राइट? Now, moving further to the general knowledge and current affairs, सबसे important section, legal के बाद सबसे important section, क्योंकि yet another 30% of your paper is covered from this particular section. अब इस section में सबसे ज़्यादा students को problem आती है। क्यों? क्योंकि जीके करंट अफेयर्स कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। क्यों पढ़ना है जीके करंट अफेयर्स? देखो, अब एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा, राइट? अब क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आपको एटलीस्ट अपने 9 to 12 मंथ्स, यानी कि अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है तो आपको एटलीस्ट जनवरी से लेके नवंबर तक के जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा थरो होने चाहिए, जस्ट बिकॉज वो आपको चेक करना चाहते हैं कि आपकी जीके में कितनी ज़्यादा नॉलेज है, राइट? अब हमें तो पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है अब लास्ट के 2 महीनों में, ठीक है? तो इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर यही है कि अभी तक अगर जीके करंट अफेयर्स अप टू डेट करते आए हो तो उसको रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर्स तो मंथ एंड पे ही पता चलेंगे, राइट? तो अभी तक जनवरी से लेके सितंबर तक के जितने करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो उनको थॉरोली रिवाइज करके छोड़ दो ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन अगर आपने वहीं पर बैकलॉग बना के रखा हुआ है अपने करंट अफेयर्स जीके का, तो टेक अनदर 10 days 15 days और उस बैकलॉग को पहले कंप्लीट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड टू योर रिविजन पार्ट, ठीक है? रिवाइज प्लस 12 months, फोकस ऑन करंट अफेयर्स फ्रॉम द लास्ट 12 months कवरिंग मेजर इवेंट्स। मेजर इवेंट्स कौन कौन से? जैसे हमारा ओलंपिक्स हुआ है, हमारे इलेक्शंस हुए हैं। इस साल आपके पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट? इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स, ठीक है? रेगुलर अपडेट्स, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपने बैकलॉग बना लिया है तो उस बैकलॉग को कवर कीजिए सबसे पहले। लेकिन अगर आपने बैकलॉग नहीं बनाया है तो इन अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आपको अपने आप को लूजन अप नहीं करना है, अपने आप को रेगुलरली अपडेट रखना है फॉर द वीकली अपडेट्स और द मंथली अपडेट्स, जैसे भी आज तक आप अपने करंट अफेयर्स करते आए हो, ताकि जो आपने अच्छे से अभी तक सितंबर तक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया वैसे ही आप अक्टूबर और नवंबर को के लिए करो, एंड दैट इज हाउ योर जीके एंड करंट अफेयर्स पार्ट वुड बी सॉर्टेड, ठीक है? अगर आपने नहीं किया है अपना जीके एंड करंट अफेयर्स, देन गो फॉर मंथली कंपेंडियम्स। कुछ ऐसा सोर्स ढूंढिए जैसे आप जिस पर रिलाय कर सको और अपने जीके और करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सको, राइट? आईकॉन्टा आल्सो आपको प्रोवाइड करता है मंथली कंपेंडियम्स, एंड दैट इज ऑल्सो जहां पर हम आपको पैसेज फॉर्म में ही आपकी मंथली कंपेंडियम्स के अंदर न्यूज़ देते हैं, सो दैट आपको पता चले कि कैसा पैसेज आ सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। तो आप आईकॉन्टा की मंथली कंपेंडियम पे भी जा सकते हो, राइट? नाउ द इंग्लिश पोर्शन, ठीक है? अब इंग्लिश पोर्शन में सबसे ज़्यादा लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि उनकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं होती,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही से सॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन अब आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि इवेंचुअली आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इंग्लिश सेक्शन के लिए आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी की प्रैक्टिस तो करते ही रहो, साथ ही साथ आप अपने लिए एक टारगेट बना के चलो डेली बेसिस पे, जहाँ पे आप कुछ भी सॉल्व नहीं करोगे, जहां पे आप सिर्फ अपने आप को 30 to 40 मिनट्स का एक टारगेट दे रहे हो कि इन मिनट्स में मैं इतने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं, ठीक है। उस टारगेट से क्या होगा कि सपोज करो आप एक दिन वो टारगेट नहीं अचीव कर पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप क्लोज टू दैट टारगेट हो, उससे नेक्स्ट डे आप पिन पॉइंट उस टारगेट को टच कर रहे हो। लेकिन जब आप इस टारगेट को बना लोगे तो आई कैन अश्योर यू 6-7 डेज के बाद अगर आप 30-40 मिनट्स में 10 पेजेस पढ़ पा रहे थे, तो आई कैन अश्योर यू 6-7 डेज के बाद आप इतने ही अमाउंट में 15 पेजेस पढ़ पाओगे, इवेंचुअली इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड, ठीक है। तो रीडिंग स्पीड पे खासकर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, बिकॉज यही रीडिंग स्पीड आपको एक एज देगी बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप पेपर 2 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। क्लैट डिफिकल्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आता है और स्टूडेंट्स आधी से ज़्यादा बार पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो आप पेपर कंप्लीट करो, एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करो, एंड यू विल गेट इनटू द टॉप NLUs, राइट। प्रैक्टिस मल्टीपल पैसेजेस डेली, वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर रीडिंग स्पीड जैसे मैंने अभी बताया, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। अगर कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज अगर उस पैसेज में लिखी गई है तो अपने पास एक डिक्शनरी रखो और देखो कि कौन से वर्ड्स हैं जो हमें नए सुनने को मिल रहे हैं, क्या पता इवेंचुअली वो आपसे आपके क्लैट एग्जाम में पूछ लिए जाए, राइट। वोकैबुलरी, रिवाइज कॉमन क्लैट वोकैबुलरी क्वेश्चंस, लर्न सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वाली जो चीज़ है ये मैंने क्यों लिखी है। अब आप कहोगे क्लैट में तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस पढ़ के क्या करें। देखो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्लैट तो ओनली एग्जाम नहीं है जो आप टारगेट कर रहे होगे, आईलेट एग्जाम भी है, स्लैट एग्जाम भी है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लैट भी टारगेट कर रहे हो तो भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और वो कैसे, कभी कभी आपसे पैसेज में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड, राइट। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप चाहे कोई भी एग्जाम दो, आपके लिए वोकैबुलरी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि क्लैट में ना लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकली नहीं पूछी जाती है, आपसे क्रिटिकली पूछी जाती है। दैट मीन्स आपसे वही पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, आपको आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग एंड आइडेंटिफाइड एजम्पशंस, इन सारे टॉपिक्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। एंड इसकी सबसे ज़्यादा जो अच्छी टेक्निक है इसको प्रैक्टिस करने की, वो यही है कि आप क्या करो, प्रैक्टिस 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 एंड ओनली प्रैक्टिस। आप इसकी टेक्निक तभी समझ सकते हो जब आप n नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एंड जब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपको पता हो कि स्टेटमेंट अजम्पशंस को ऐसे फॉलो करते हैं, कंक्लूजन्स, इन्फरेंसेस को ऐसे डिड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। अब स्पीड एंड एक्यूरेसी, प्रैक्टिस इज द की इन दिस सेक्शन। हर कोई, आप कहीं पर भी चले जाना, लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको हर कोई यही बोलेगा कि प्रैक्टिस इज द ओनली की। फोकस ऑन मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब अगर आपको पता चल गई है वो टेक्निक, तो अब आपको स्पीड और एक्यूरेसी को बैलेंस करना है कि आप स्पीड वाइज भी उस पैसेज को सॉल्व कर पाओ और एक्यूरेटली भी उस पैसेज को सॉल्व कर पाओ, राइट। नाउ मूविंग फर्दर टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स।
ठीक है। अब दो जो सेक्शंस हैं, जो पहले हमने लॉजिकल रीजनिंग देखा और ये जो हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देखा, जब भी कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है ना कि इन दोनों सेक्शंस में तो हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल बेड़ा गर्क है, ठीक है, तो मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देती हूँ कि ये दोनों सेक्शंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के इन दो सेक्शंस का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्स में क्या करना है आपको, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए रिवाइज कर लो अपने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन भी आ रहा है तो आपको अगर कुछ ऐसे परसेंटेजेस के फॉर्मूलाज हैं, रेशियोज, टाइम, प्रोबेबिलिटी, एवरेजेस, इन सब के जो फॉर्मूलाज हैं वो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, अच्छे से उनको मेमोराइज कर लो, सो दैट आपको अब पता चल जाए कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे क्लैट में मैंने बोला डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर मैंने आपको लीगल में 2 to 3 पैसेजेस बोला है सॉल्व करने के लिए, तो सेम थिंग शुड फॉलो इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एज वेल। आइदर आई वुड से कि अगर ये सेक्शन आपका वीक है तो डेली 3 to 4 पैसेजेस सॉल्व करिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को आपको कैसे सॉल्व करना है। फाइन। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, आईकॉन्टा के सेक्शनल कोर्स में हमने ये चीज़ बताई थी कि अब अगर हमारे साथ आप कॉन्ट्स का या फिर कोई भी सब्जेक्ट का सिर्फ सेक्शनल कोर्स लेते हो, सपोजिटली अगर आप सिर्फ 2 सेक्शंस में अच्छे नहीं हो और 3 में अच्छे हो, तो अगर आप उन 2 सेक्शन का सेक्शनल कोर्स भी लेना चाहते हो तो हम आपको सेक्शनल कोर्स में यही शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, सो दैट यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर सेक्शन फास्ट, राइट। तो अगर आपको वो शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स को समझना है तो वो कैसे होगा, आपको वो शॉर्टकट्स एंड टेक्निक्स को अपनाना होगा, सो दैट यू कैन गेट बैक टू योर कैलकुलेशंस वेरी फास्ट, राइट। दैट इज हाउ यू कैन अप्रोच योर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सेक्शन, राइट। नाउ अब आते हैं सेक्शन वाइज टाइम एलोकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब आप 2 महीनों में, दैट मीन्स 60 डेज में, सपोजिटली अगर मैं हर ऑल्टरनेट डे की बात भी करूं, तो अगर आप 30 मॉक्स भी देते हो, ठीक है, तो उन 30 मॉक्स में क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं और आपके वीक एरियाज कौन से हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने हर सेक्शन के लिए टाइम एलोकेट करना है कि आप 120 मिनट्स में कितना टाइम दे रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अब ये जो मैंने एलोकेशन बनाया है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है कि ये आपका एक सजेस्टेड टाइम एलोकेशन होना चाहिए फॉर ईच सेक्शन। लीगल और लॉजिकल को आप दो सबसे ज़्यादा टाइम, दैट इज 35 to 40 मिनट्स एंड 30 to 35 मिनट्स, बिकॉज ये वाला जो लीगल और लॉजिकल है ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस व्हाइल यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन। अगर ये 2 सेक्शंस आपके अच्छे से सॉल्व हो गए तो देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। इंग्लिश को आपको देने चाहिए 25 to 30 मिनट्स, जीके को आपको 10 to 15 मिनट्स इसलिए देने चाहिए, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि अगर आपको जीके आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, राइट। आपने पैसेज पढ़ के पता कर लिया कि हाँ ये इंसिडेंट हुआ था, ये मैंने पढ़ा था, तो आप इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर पाओगे। इसीलिए उस जीके वाले सेक्शन पे हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, बट अगर आपको आता है तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे उस सेक्शन पे, इसलिए टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड कॉन्ट्स में आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी, इसीलिए 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। अटेम्प्ट हाई वेटेड सेक्शन फर्स्ट। अगर आपको कॉन्फिडेंट हो कि आपको जीके करंट अफेयर्स में सब कुछ आता है तो आप सबसे पहले अपना लीगल और जीके करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दो, ताकि आपका 50% ऑफ द पेपर इज कंप्लीट विद इन 50 मिनट्स। 30 to 35 मिनट्स लीगल के और 10 to 15 मिनट्स इसके, तो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में आपका 50% पेपर इज कंप्लीटेड। नाउ यू हैव 70 मिनट्स टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द 3 sections, right? तो this would be your time allocation for each section, right? अब आते हैं लास्ट मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। चलो जैसे तैसे करके अक्टूबर भी चला गया, अब जब नवंबर में आपके पास टाइम है, अब नवंबर के महीने में आप क्या करोगे, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू हियर। फोकस ऑन एक्यूरेसी।
अब टाइम वो है जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है। आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और जहां गलत हो रहे हैं उनको आपको फटाफट इंप्रूव करना है। फाइनल रिवीजन, लास्ट के 15-20 दिन में आपको सब कुछ स्किम थ्रू करना है। लीगल के कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश के ट्रिक्स, कॉन्ट्स की ट्रिक्स, वो सब आपको रिवाइज करना है। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी फॉर्मूलाज आपने लिखे हैं, और आपने कोई भी ऐसे क्वेश्चंस को जिनको बुकमार्क किया हो प्रीवियस मॉक्स में कि ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो मुझे देखने ही हैं, जहां पर मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स की थी, ये मिस्टेक्स मैं अब अपने एक्चुअल एग्जाम में रिपीट ना करूं। राइट, डेली रूटीन, सेट अ डिसिप्लिन शेड्यूल दैट इंक्लूड्स स्टडी सेशन, मॉक टेस्ट, ब्रेक्स एंड रिविजन। डेली का अपना एक स्केड्यूल बनाओगे कि मुझे हर सेक्शन को एटलीस्ट 1 घंटा देना है, इतना मॉक्स मुझे इस महीने में सॉल्व करने हैं, और कितने टाइम मुझे अपना रिविजन को देना है। ये लास्ट मंथ में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट मंथ में रिविजन नहीं करोगे तो आपने फरवरी या मार्च में जो भी पढ़ा होगा वो अभी तक आप भूल चुके होगे, एंड दैट इज नॉट बैड। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हर कोई भूल जाता है। अगर हमने 2 दिन पहले भी कोई चीज़ पढ़ी थी तो हमारी टेंडेंसी होती है हम उसको भी भूल जाते हैं। इसीलिए हमारा रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड रिविजन इज समथिंग दैट आपको करना ही करना है। राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल एंड फिजिकल प्रिपरेशन। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, यू हैव टू स्टे वेरी वेरी काम। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेशर में आके गलती कर देते हैं, अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना है लास्ट के 2-3 वीक्स में। लास्ट के 2-3 वीक्स में आपको बहुत ईज आउट होके अपने मॉक्स देने हैं और बस एनालाइज करना है कि अब मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, और लास्ट के 2-3 हफ्तों में आपको उसी पे इम्प्रूवमेंट दिखाना है। स्लीप एंड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना है और टाइमली सोना है और पूरे 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप फ्रेशन अप होके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे पाओ। राइट, एग्जाम डे सिमुलेशन, एग्जाम डे पे बिल्कुल भी अपने पेयर्स को देख के प्रेशराइज नहीं होना है कि ओ मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, ये क्या है। कुछ नहीं, आपने सब कुछ पढ़ा है तभी आप एग्जाम देने जा रहे हो। आप पढ़ने जा रहे, आपने पढ़ा था तभी आपने एग्जाम देने गए, और कोई भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ऑन द डे ऑफ एग्जाम। बहुत कूल माइंड से, बहुत कंपोज्ड माइंड से आपको अपना पेपर देने जाना है। राइट, एंड नाउ what would be your predicted growth after following this strategy? That would be 100%. अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हो फॉर द अपकमिंग 2 months, देन योर ग्रोथ वुड बी 100%। आप अच्छे NLU में अपने आप को पाओगे, एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ गेटिंग योर ड्रीम NLU वेर एवर यू वॉन्ट, हाउ एवर यू वॉन्ट। बस 2 महीने इन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, एंड वी एश्योर यू कि आपका जो पाथ है वो हमेशा हमेशा के लिए सही होगा, एंड आपकी 12th क्लियर होने से पहले आपके हैंड्स में NLU होगा इफ़ यू आर नॉट अ ड्रॉपर। राइट, 12th क्लियर होने से पहले आपके हाथ में कॉलेज होगा, फिर आप अपने बोर्ड्स की तैयारी आराम से करके, बोर्ड्स को एस करके, then you can enjoy your college life, right? And now लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी भी मोमेंट पे अब आपको ऐसा लगता है कि मैंने प्रिपरेशन शुरू नहीं की एंड आई वांट टू गिव दिस एग्ज़ाम, या फिर ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ ऐसे सोर्सेज चाहिए जहाँ से मुझे बिल्कुल अच्छे से अपना रिविजन करने को मिल जाए, देन iConta हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड इट्स क्रैश कोर्स, जिसके बारे में आप बहुत लोगों को पता भी होगा। बहुत मिनिमल कॉस्ट पे हमने ये क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। हेफ्टी डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन बिकॉज हमें स्टूडेंट्स को अब रिविजन की तरफ लेकर जाना है, और लास्ट फ्यू डेज हैं एनरोलमेंट्स के लिए, एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू रियली वांट टू रिवाइज द फुल सिलेबस, आपको सब कुछ मिलने वाला है इस क्रैश कोर्स में। 6 to 7 आवर्स की लाइव क्लासेस, 30+ क्लैट मॉक्स, आईलेट मॉक्स, लैट मॉक्स, आपको सब कुछ मिलेगा। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू एनरोल विद अस, एंड फॉर ऑल द डिटेल्स about the crash course you can just visit our website www.iconta.in/clat। अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं, just ping me up in the comment section and I'll be happy to help you out. All the best for your preparation. I'll see you in the next video.